Today we will discuss another important topic of phase equilibrium, that is the two component system phase diagram. In this topic we will discuss about what is two component system and how we draw the two component system diagram and what information we got from this one diagram. All these things we are trying to discuss today. So let me start from the two component system. Two component system, as its name indicate, there will be the two component. Two components mean that in this system there will be the minimum two component that involved in the system. Okay, so how you define the two component system? When the two independent components are present in heterogeneous system, the system is referred to as the two component system. ओके, फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर एक मिक्सचर ऑफ गैसेस है, एक मेरे पास नाइट्रोजन गैस है और एक मेरे पास ऑक्सीजन गैस है, एंड बोथ आर मिक्स टुगेदर, सो दिस विल बी अ टू कंपोनेंट सिस्टम. ठीक है, हेट्रोजीनियस सिस्टम जो सा है इसको हम नहीं कहेंगे. क्यों? बिकॉज देयर विल बी द टू गैसेस है और उनकी जो हमारे पास फेज है वो क्या है? दैट विल बी द गैस फेज. लेकिन इसके पास टू कंपोनेंट सिस्टम है. अगर मैं आपको इस सिस्टम के लिए कहूँ कि यू हैव टू कैलकुलेट द phase rule or you have to calculate the degree of freedom for two component system having one phase, तो आप इसको very simply calculate कर सकते हो that F is equal to the C minus P plus 2. कंपोनेंट हमारे पास कितने हैं? टू. जैसे एग्जांपल में कोट किया है, वन इज द नाइट्रोजन एंड अदर वन इज द ऑक्सीजन. ठीक है, सो टू फेज हमारे पास एक ही है क्योंकि दोनों कंपोनेंट हमारे पास गैसियस फेज में है, और प्लस 2 करें तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या निकलेगी? 3. अब ये 3 क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है इफ यू आर हैविंग अ सिस्टम that will consist of two component and one phase, so it will require 3 degree of freedom. 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम का क्या मतलब है कि यू हैव रिक्वायर्ड 3 वेरिएबल. आपको 3 वेरिएबल चाहिए, 3 फैक्टर चाहिए इस सिस्टम को इक्विलिब्रियम पे डिफाइन करने के लिए. अब वो 3 फैक्टर कौन से हो सकते हैं? चूंकि मैंने गैसेस के मिक्सचर की बात की है, सो वो हमारे पास पहला वेरिएबल प्रेशर होगा. किस प्रेशर पे है, क्या टेम्परेचर है, और कंसंट्रेशन क्या है. कंसंट्रेशन की यहाँ पे बात क्यों आई है? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द मिक्सचर ऑफ टू गैसेस. ठीक है, तो जब मिक्सचर है तो डेफिनेटली उनकी कोई एक परसेंटेज कंपोजिशन होगी दोनों कंपोनेंट्स की. सो इस तरह हमें ये पता चला कि टू कंपोनेंट सिस्टम है और उसमें हमारे पास 2 कंपोनेंट है और एक फेज है, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है. इस 3 का क्या मतलब है? इस 3 का मतलब ये है कि हमारे पास 3 ऐसे वेरिएबल्स हैं जो हमें रिक्वायर्ड हैं इस सिस्टम को डिफाइन करने के लिए, और वो क्या हो सकते हैं? वो हमारे पास प्रेशर हो सकता है, वो हमारे पास टेम्परेचर, और क्या है? कंसंट्रेशन. ठीक है, अब ये जो हमारे पास 3 जो हमारे पास जो वेरिएबल है, अगर हमें इनके लिए फेज डायग्राम ड्रा करनी पड़े, सो इट विल बिकम द 3 डायमेंशनल. तो ये हमारे पास 3 डायमेंशन होगी, और आपको पता है कि जो 3 डायमेंशनल डायग्राम होती हैं वो हम प्लेन के ऊपर, प्लेन ऑफ पेपर के ऊपर ड्रा नहीं कर सकते, क्योंकि जो उसका एक डायमेंशन है वो क्या होता है? वो आउट ऑफ प्लेन जाता है. सो हम लोग जो पेपर पे ड्रा इजीली डायग्राम करते हैं वो हमेशा 2 डायमेंशन होती हैं. 3 डायमेंशनल सिस्टम को पेपर के ऊपर डिस्क्राइब करना या ड्रा करना मुश्किल है. अब टू कंपोनेंट सिस्टम के लिए तो हमारे पास जो है वो 3 वेरिएबल है. यानी कि अगर हम लोग टू कंपोनेंट सिस्टम के लिए फेज डायग्राम को ड्रा करना चाहें तो क्या होगा? हमें इसको 3 डायमेंशनल, अगर हम इसको इलेक्ट्रॉनिकली ड्रा करें 3 डायमेंशन, वेल एंड गुड है, बट वी हैव टू ड्रॉ ऑन पेपर, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट. तो इस चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं? टू कंपोनेंट सिस्टम को हम लोग यूजली रिड्यूस फॉर्म या कंडेंस फॉर्म में स्टडी करते हैं. अब कंडेंस फॉर्म या रिड्यूस फॉर्म का क्या मतलब है? एज यू नो वी आर हैविंग देयर विल बी द 3 वेरिएबल. तो इसमें से हम किसी अगर एक जो लेस इंपॉर्टेंट वेरिएबल है उसको अगर हम इग्नोर कर दें या उसको हम रिड्यूस कर दें, तो उसकी वजह से क्या होगा? ओवरऑल जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है सिस्टम की वो 1 रिड्यूस हो जाएगी एंड इट विल कन्वर्ट इनटू द थ्रू 2 डायमेंशनल फेज डायग्राम. ठीक है, तो 3 डायमेंशनल फेज डायग्राम हमारे पास कब है?
तब आ रही है जब हमारे पास तीन फैक्टर है। अगर हम किसी एक फैक्टर को जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है उसको रिड्यूस कर दें, उसको इग्नोर कर दें टू कंपोनेंट सिस्टम में, तो ऑटोमेटिकली जो हमारा थ्री डायमेंशनल सिस्टम है, चूंकि वो उस वक्त वहां पे थ्री फैक्टर है, अगर एक फैक्टर जो निजिबल जिसको हम कह रहे हैं जो लेस इंपॉर्टेंट है उसको निकाल दें तो हमारे पास जो बचेगा रिमेनिंग थिंग वो क्या होगी, दैट विल बी द टू डायमेंशनल फेज डायग्राम। ठीक है। सो इस सिलसिले में जो हम लोग टू कंपोनेंट सिस्टम को जब स्टडी करते हैं तो हम ये यहाँ पे ये बात देख रहे हैं कि हम यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम को एक जो वेरिएबल है उसको क्या करते हैं, उसको रिड्यूस करते हैं। उसको रिड्यूस करने की वजह से हमारे पास जो फेज रूल है उसके अंदर से जो ओरिजिनली फेज रूल है एफ इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस टू, बेसिकली हम इसको रिड्यूस करते हैं, इसमें से वन माइनस करते हैं। जैसे ही हम उसके अंदर से वन माइनस कर देंगे तो क्या होगा, हमारे पास रिड्यूस फेज रूल आएगा, डेट विल इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस वन। ठीक है। अब देखें ओरिजिनली हमारे पास क्या है, ओरिजिनली हमारे पास प्लस टू है। अगर मैं ये रिड्यूस फेज रूल को यूज करती हूँ या इसको हम कंडेंस फेज रूल भी कहते हैं फॉर अ टू कंपोनेंट सिस्टम, देन फेज डायग्राम विल बी इजीली ड्रॉन बाय द टू डायमेंशनल सिस्टम। ठीक है। लेकिन अगर हम ओरिजिनली फेज रूल को यूज करते हैं फॉर हैविंग द वन फेज एंड द टू कंपोनेंट सिस्टम, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास तीन आती है। तीन डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब है तीन डिफरेंट फैक्टर्स हैं, और अगर हम उन तीनों डिफरेंट फैक्टर्स को डिस्क्राइब करें तो हमारे पास एक थ्री डायमेंशनल डायग्राम बनेगी जिसको एक्सप्लेन करना हमारे लिए मुश्किल है। सो हम क्या करते हैं, हम ये देख लेते हैं इन तीनों फैक्टर में से कौन सा ऐसा वेरिएबल है, कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसकी इंपॉर्टेंस इतनी नहीं है। ठीक है। तो उसको हम इग्नोर करते हैं। इग्नोर करने से क्या होगा, हमें एक जो वेरिएबल है उसको इग्नोर कर रहे हैं, तो उसको इग्नोर करने की वजह से ओवरऑल क्या इफेक्ट होगा, जो हमारे पास फेज रूल है ये भी, इसको भी हमें रिड्यूस करना पड़ेगा, कंडेंस करना करेगा, तो हमारे पास एक न्यू फॉर्मूला बनेगा एफ इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस वन, एंड दिस इज नोन एज द रिड्यूस फेज रूल। अब जो टू कंपोनेंट सिस्टम के लिए हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे दैट विल बी द सिल्वर लेड। ठीक है, सिल्वर लेड। अच्छा, अब इस एग्जाम्पल को शुरू करने से पहले आप लोगों को यहाँ पे ये बताना भी जरूरी है कि व्हाई वी स्टडी द टू कंपोनेंट सिस्टम। हम टू कंपोनेंट सिस्टम को स्टडी ही क्यों कर रहे हैं। सो बेसिकली हम लोगों को यहाँ पे जरूरत ये पड़ी, हमारे पास जो अलॉयज फॉर्मेशन होती हैं, अलॉयज क्या होती हैं, बेसिकली इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू मेटल और इट मे बी द कॉम्बिनेशन ऑफ वन मेटल एंड वन नॉन मेटल। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो जो अलॉय है बेसिकली वो एक होमोजीनियस मिक्सचर आप जिसे कह सकते हैं, किसका होता है, किसी भी दो कंपोनेंट का। तो अगर मेरे पास एक अलाई है, लेट एज कंसीडर कि मेरे पास ब्रास है या ब्रॉन्ज है, कॉपर की कोई भी अलाई है, उसके अंदर जैसे मेरे पास यहाँ पे ब्रॉन्ज है कि उसके वो किसकी होती है, कॉपर और जिंक की। तो क्या इनके अंदर 50-50% इसकी कंपोजिशन है? नो, इट आंसर इज नो। वी आर हैविंग द 60-40 रेशियो, यानी कि आपके पास 60% अगर कॉपर हो और अगर आपके पास 40% जिंक हो तो इनका जो होमोजीनियस मिक्सचर होगा ना वो आपके पास ब्रॉन्ज होगा। तो एक इसके पर्टिकुलर रेशियो है। हम ये नहीं कह सकते कि अगर आप 50 ग्राम कॉपर ले लें, 50 ग्राम जिंक ले लें, दोनों को एडअप कर दें तो आपके पास जो रिजल्टिंग है वो ब्रॉन्ज मेटल बनेगी। सो दिस इज द रॉन्ग। तो यहाँ पे जो अलॉय फॉर्मेशन होती है बेसिकली उसके अंदर एक पर्टिकुलर कंपोजिशन होती है और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। मेटल्स हैं, दोनों सॉलिड होती हैं, वी हैव टू मेल्ट इट, हम उन्हें मेल्ट करते हैं, उनको मेल्ट करेंगे, मोल्टन स्टेट में आएंगी। एक स्टेज ऐसी आएगी, एक इक्विलिब्रियम ऐसा मेंटेन होगा जहां पे ये दोनों अपना होमोजेनाइज मिक्सचर बना देंगे और उसको हम कहेंगे दैट इज द alloy formation, or we can say that is the point eutectic point as the homogeneous mixture जहां पे दोनों मेटल आपस में कंबाइन हो रही हैं। तो अगर हम टू फेज डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो एग्जैक्टली हमें पता चल जाता है एट व्हाट टेम्परेचर, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ दिस वन पर्टिकुलर अलाई। तो जो टू कंपोनेंट सिस्टम होते हैं इसको हम लोग स्टडी क्यों करते हैं, फॉर नोइंग द कंपोजिशन ऑफ द अलॉयज। तो आज हम जो एग्जांपल डिस्कस करेंगे दैट विल आल्सो सिल्वर लेड अलॉय।
ठीक है, सिल्वर और लेड की अलॉयज है, और हम उसमें ये टू कंपोजिट सिस्टम में इसको देखेंगे कि इसकी डायग्राम ड्रा कैसे होती है। देन वी आल्सो ट्राइंग टू कैलकुलेट द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द ईच ऑफ द कर्व पॉइंट एंड द एरियाज ऑफ टू कंपोनेंट सिस्टम बाय यूजिंग द रिड्यूस फेज रूल। ठीक है, तो हमारे पास जो यहाँ पे एग्जांपल है वो सिल्वर लेड अलॉय है। ठीक है, टू कंपोनेंट सिस्टम में हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज द सिल्वर AG एंड इट इज द लेड अलाई। सो बेसिकली सिल्वर लेड अलाई में हमारे पास क्या है, 4 फेजेज है। कौन कौन सी फेजेज हैं, एक हमारे पास सिल्वर लेड है, सॉलिड लेड है, एक हमारे पास सॉलिड सिल्वर है। ठीक है, दोनों मेटल्स है। एक ऐसी फेज आएगी दैट विल हैविंग द सॉल्यूशन ऑफ मोल्टन सिल्वर एंड लेड। ठीक है, यानी कि जहां पे दोनों लेड और सिल्वर आपस में कंबाइन होके एक लिक्विड बना देंगी। और चौथी फेज हमारे पास कौन सी है, वेपरस फेज। ठीक है, सो वेपर फेज। अब यहाँ पे आप लोगों को पता है कि जो हमारे पास लेड है सिल्वर है दोनों ही हमारे पास सॉलिड होती हैं। ठीक है, उनके जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कंसिडरेबली वेरी हाई है, और जो उनका वेपर प्रेशर है सिस्टम का वो बहुत लो होता है। अगर उनका वेपर प्रेशर लो है तो हम यहाँ पे जो वेपर फेज है उसको इग्नोर कर सकते हैं। अगर हम इन 4 फेजेस में जो हमने लोगों ने सिल्वर और लेड के लिए डिस्कस की हैं कि सिल्वर हमारे पास सॉलिड में है, सिल्वर लेड में है, सोल्यूशन मोल्टन एंड लेड है, उसके अलावा वेपर्स है। चूंकि बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, वेपर प्रेशर सिस्टम का कंपैरेटिवली लो है, तो ये जो वेपर फेज है, फोर्थ वन फेज, इसको हम लोग जो है इग्नोर कर सकते हैं। जैसे ही हम इसको इग्नोर करेंगे तो हम सिस्टम को क्या कह देंगे, इट विल बी द कंडेंस सिस्टम एंड नाउ इट इज नेसेसरी दैट यू हैव टू यूज द रिड्यूस फेज रूल। ठीक है, अब देखें, अब जब आपने एक फेज को ही आप जो से है इग्नोर कर रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो 3 वेरिएबल फैक्टर हैं जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि प्रेशर, टेम्परेचर, कंपोजिशन है, इनमें जो प्रेशर वाला हमारे पास फैक्टर है वो हमारे पास इग्नोर्ड है, रिमूव हो गया, जिसकी वजह से हमारे पास रिड्यूस फेज रूल और द कंडेंस फेज रूल F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 1 यूज होगा। और जो हम जहाँ पे डायग्राम ड्रा करेंगे वो किसके दरमियान ड्रा करेंगे, वो हम ड्रा करेंगे टेम्परेचर एंड कंपोजिशन के दरमियान। ठीक है, और ये जो सिस्टम है ये स्टडी कब होगा, एट अ कांस्टेंट प्रेशर, और यू कैन से इट विल बी द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर ये सिस्टम आपका रन कर रहा है, इसके अंदर प्रेशर हम बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि वो बिल्कुल लो है। और तो बेसिकली फैक्टर क्या इस सिस्टम को अफेक्ट करेंगे, टेम्परेचर एंड द परसेंटेज कंपोजिशन। तो जो सिल्वर और लेड 2 कंपोनेंट सिस्टम की फेज डायग्राम है वो किसके दरमियान ड्रॉ की जाएगी, इट इज ड्रॉन बिटवीन द टेम्परेचर एंड द परसेंटेज कंपोजिशन। सो दिस इज द फेज डायग्राम फॉर द सिल्वर लेड सिस्टम। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास 2 वाई एक्सिस हैं, एक को हमने ए कह दिया, एक को हमने बी कह दिया है। जो बी पॉइंट है इसको यहाँ पे हमारे पास 100% सिल्वर और सिल्वर है, और जो हमारे पास ए पॉइंट है इसके पास जो हमारे पास है वो 100% लेड है। यानी कि जो ए पॉइंट है, जो ए के वाई एक्सिस है, इट नोन एज द लेड, एंड जो हमारे पास बी पॉइंट है इट इज नोन एज द सिल्वर। वाई एक्सिस पे हम लोगों ने परसेंटेज कंपोजिशन ली है। ठीक है, वाई एक्सिस पे हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन है और एक्स एक्सिस पे हमारे पास टेम्परेचर रन कर रहा है। अगर आप ये जी पॉइंट कंसीडर करें तो जी पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे सिल्वर आपके पास 100% है, लेकिन लेड 100% है लेकिन सिल्वर 0% है। इसके बिल्कुल अपोजिट एज पॉइंट है जहां पे आपके पास सिल्वर 100% है और जो लेड गया है 0%। अब अगर आप लोग लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करना चाहेंगे तो क्या होगा, परसेंटेज ऑफ सिल्वर डिक्रीज होती जाएगी, सिल्वर परसेंटेज ऑफ लेड डिक्रीज होगी, और परसेंटेज ऑफ जो सिल्वर है वो इंक्रीज हो रही है। और बिल्कुल जब हम लोग राइट कॉर्नर पे पहुंचते हैं तो आप देख रहे हैं कि लेड बिल्कुल 0 हो चुका है और जो सिल्वर है वो क्या है आपके पास 100% है। तो बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या है कि हमारे पास जो एक्स एक्सिस है ना, जो हमारे पास जो एक्स एक्सिस है वो हमें परसेंटेज कंपोजिशन बता रहा है। परसेंटेज कंपोजिशन का क्या मतलब है, हमारे पास 2 कंपोनेंट है और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे
किस कंपोनेंट की क्या परसेंटेज है। ठीक है, बिल्कुल जैसे आप फर्स्ट पॉइंट पे देखें तो यहाँ पे 100 और 0 की परसेंट है, लेकिन जैसे जैसे आप इंक्रीज करेंगे, फर्दर लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, तो आप देखेंगे कि लेड की परसेंटेज डिक्रीज हो रही है और सिल्वर की इंक्रीज हो रही है। इस तरह आप किसी भी पॉइंट पे एक्स एक्सिस पे परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम वाई एक्सिस की बात करें तो बी पॉइंट पे हमारे पास चूंकि सिल्वर है और ए पॉइंट पे हमारे पास लेड है। ए बी पॉइंट वो है जो उसके मेल्टिंग पॉइंट है। ए इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द लेड, इट विल बी द 327 डिग्री, एंड बी इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सिल्वर, दैट इज द 961 डिग्री। ठीक है, ये इनके मेल्टिंग पॉइंट है, यानी कि यहाँ से इन्होंने मेल्ट होना स्टार्ट होना है। अब ये देखें, ये जो हमारे पास ये कर्व है सी बी और ए सी कर्व यहाँ पे आके अटैच हो रहा है, इसी तरह बी सी कर्व भी आपका यहाँ पे अटैच हो गया। ए सी इट इज द कर्व बिटवीन द सॉलिड लेड प्लस द मेल्ट, और यू कैन से द सॉल्यूशन ऑफ द लेड एंड सिल्वर। ए यहाँ पे हमारे पास सॉलिड है, बी भी सॉलिड है, यानी कि बी पॉइंट पे सिल्वर सॉलिड है, ए पॉइंट पे लेड सॉलिड है। दोनों मेल्ट हो रहे हैं, मेल्ट होते होते आपस में दोनों के कर्व एक पॉइंट पे आके मिल गए हैं, और ये वो वाला पॉइंट है जहाँ पे लेड और सिल्वर ने आपस में होमोजेनियस मिक्सचर बना दिया है, और यहाँ पे सोल्यूशन मौजूद है किसका, मोल्टन लेड और सिल्वर का। ठीक है, इस पॉइंट को हमने सी पॉइंट कहा है, इसको हम लोग यूटेक्टिक पॉइंट भी कहते हैं, और यहाँ पे इस वक्त जो मिक्सचर है उसको हमने क्या कह देना है, यूटेक्टिक मिक्सचर। यूटेक्टिक मिक्सचर होता क्या है, एक ऐसा मिक्सचर होमोजीनियस जो होता है, जिसमें होमोजीनाइज मिक्सचर है, दैट विल हैविंग द लो मेल्टिंग पॉइंट्स देन द ओरिजिनल वन। बिल्कुल ऐसे ही है। इस करंट केस में हमारे पास जो यूटेक्टिक मिक्सचर है वो किसके दरमियान है, वो सॉलिड एंड जो हमारे पास लिक्विड के दरमियान जो होमोजीनियस मिक्सचर है उसके दरमियान है, जो सिल्वर और लेड के दरमियान। तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं सी पॉइंट पे, अगर मैं टेम्परेचर देखना चाहूँ तो बिल्कुल हमारे पास ये सी का टेम्परेचर आ रहा है, दैट विल बी द 303 डिग्री। तो आप देख सकते हैं इट विल बी लोअर देन द प्योर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द लेड एज वेल एज द प्योर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सिल्वर। ठीक है, तो यह इसलिए हमने सी पॉइंट को क्या कह दिया, यूटेक्टिक पॉइंट। इस टेम्परेचर को क्या कह रहे हैं, यूटेक्टिक टेम्परेचर। और यहाँ पे जो मिक्सचर इस वक्त मौजूद है उसको हमने क्या कह दिया, यूटेक्टिक मिक्सचर। तो यूटेक्टिक मिक्सचर हमारे पास क्या होता है, यूटेक्टिक मिक्सचर बेसिकली अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ द टू कंपोनेंट दैट विल हैविंग द लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन द ओरिजिनल वन। ठीक है, अब इस यूटेक्टिक पॉइंट से जब हम लोगों ने एक डॉटेड लाइन खींची कि यहाँ पे जब दोनों मेटल ने आपस में इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लिया है, ठीक है, जब दोनों मेटल ने आपस में इक्विलिब्रियम मेंटेन कर चुकी हैं, तो वहाँ पे हम जाहिर बात है हमारा जो फेज डायग्राम हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट बताता है, और वो हमें ये बताता है कि कहाँ पे दोनों फेजेस या दोनों कंपोनेंट आपस में क्या है, इक्विलिब्रेट हुए हैं। तो ये सी पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट है। वहां से डॉटेड लाइन के साथ जब हम लोगों ने कंपोजिशन फाइंड आउट करना चाहिए तो हमारे पास एक डी पॉइंट आया, और डी पॉइंट से हमने क्या किया, ऑलरेडी वी नो एक्स एक्सिस पे परसेंटेज कंपोजिशन है। जब हमने चेक की कि एग्जैक्टली यूटेक्टिक पॉइंट का जो फर्दर जब हमने ड्रॉ करके लाइन देखा कि क्या कंपोजिशन थी यूटेक्टिक पॉइंट पे, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सॉलिड एंड लेड, तो वहां पे 97.4% लेड था और 2.6% सिल्वर मेटल मौजूद थी। ठीक है, तो इस तरह हमें पता चला कि जो सिल्वर मेटल अलॉय हैं, जो उनका एक होमोजेनियस मिक्सचर बनता है, उसमें कितने परसेंट लेड है, 97.4%, और कितने परसेंट सिल्वर है, 2.6%। और ये होमोजेनियस मिक्सचर या जो अलॉय कितने टेम्परेचर पे बनती है, इट विल फॉर्म एट द 303 सेल्सियस डिग्री। यानी कि अगर आप सिल्वर और लेड को मेल्ट कर रहे हैं, ठीक है, और उनकी परसेंटेज कंपोजिशन आप 97.4% लेड एंड 2.6% सिल्वर रखते हैं, 303 डिग्री पे जब वो मेल्ट होंगे और इतनी कंपोजिशन होगी, देन देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर लेड अलॉय। ठीक है, तो हमने ये बात पहले भी डिस्कस की थी कि टू कंपोनेंट सिस्टम को डिस्कस करने की जरूरत क्यों पेश आई, तो वो जरूरत इसलिए पेश आई दैट वी हैव टू स्टडी द कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट अलॉयज।
ओके, यहाँ तक तो ये बात होगी। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट काम है, देन वी हैव टू कैलकुलेट द डिग्री ऑफ फ्रीडम। आपको पता है कि किसी भी फेज डायग्राम को जब हम लोग ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास तीन चीजें आती हैं। एक हमारे पास कर्व बनते हैं, ठीक है, एक हमारे पास एरियाज बनते हैं, और जो तीसरी चीज हमारे पास बनती है दैट विल बी द पॉइंट, मेन पॉइंट, ठीक है। अगर हमारे पास टू कंपोनेंट है तो हम लोग उसको यूटेक्टिक पॉइंट कह रहे हैं, ठीक है। और अगर हमारे पास जैसे वाटर के केस में था तो वो हमारे पास ट्रिपलेट पॉइंट है, क्योंकि वहां पे तीन फेजेस आपस में कन्वर्ट हो रही थी, और यहाँ पे हमारे पास टू फेजेस कन्वर्ट हो रही हैं, तो इसको हम लोगों ने यूटेक्टिक पॉइंट कहा है। सिमिलरली जब हम लोगों ने वन कंपोनेंट सिस्टम को डिस्कस किया था तो हमने उसको ट्रिपलेट पॉइंट कहा था, ठीक है। चलिए, नाउ let's we talk about the degree of freedom for the each curve, area and the point। तो इस फेज डायग्राम के अंदर हमारे पास जो एरियाज हैं, कौन से एरियाज हैं, जो हमारे पास चार डिफरेंट एरियाज हैं, ठीक है। एक एरिया है ए सी ई, ए सी ई एरिया हमारे पास है ए सी ई, ठीक है, एक एरिया ये है। सिमिलरली हमारे पास एक एरिया है सी बी एफ, दिस वन सी, दिस वन बी एंड दिस वन एफ। सी बी एफ एक दूसरा एरिया बन गया, सी बी एफ। सिमिलरली हमारे पास दो और एरियाज हैं, एक हमारे पास एरिया है सी ई जी डी, ठीक है। इसी तरह सी एफ, सी डी एफ, ठीक है, दैट विल बी दिस वन स्क्वायर एंड दिस वन रेक्टेंगल। तो ये हमारे पास बना सी डी ई एफ, ये एक मजीद एरिया बन चुका है। और इसी तरह हमारे पास एक है सी डी एफ एच, सी डी एफ एच। तो चार एरियाज हम लोगों ने देखे हैं, फाइंड आउट किए हैं इस टू फेज डायग्राम में। इसी तरह अगर हम लोग कर्व देखें तो हमारे पास दो कर्व है, ठीक है। एक हमारे पास ए सी कर्व है और एक हमारे पास बी सी कर्व है, और जो पॉइंट है वो एक ही है, दैट विल बी द यूटेक्टिक पॉइंट। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ईच एरिया, फॉर ईच कर्व एंड ईच पॉइंट। तो वो हम कैसे करेंगे, हम देखते हैं। अच्छा जी, अगर आप लोग कर्व की बात करें तो देखिए हमारे पास बी और सी कर्व है। इस बी और सी कर्व के पास टोटल कितनी फेजेस हैं, तो देखें जहां से बी स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे वो हमारे पास सॉलिड में मौजूद है। इस तरह सी तक आते आते इट विल बी प्रेजेंट इन द मोल्टन, यानी कि जो हमारे पास मिक्सचर है सॉलिड और लेड का। तो टोटल हमारे पास कर्व के पास कितनी फेजेस हैं, टू फेजेस हैं, ठीक है। कंपोनेंट कितने हैं हमारे पास यहाँ पे, डेफिनेटली टू कंपोनेंट सिस्टम है। फेज रूल अप्लाई करें, टू माइनस टू प्लस वन, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 - 1 इज इक्वल टू 1। तो इसका क्या मतलब है कि जो हमारे पास कर्व है इट विल शो ओनली द वन वेरिएबल, वन फैक्टर दैट विल डिफाइन दिस कर्व कंप्लीटली। तो ये बात तो हमें ऑलरेडी ही पता है कि वाकई ही एक फैक्टर है, दैट विल बी द टेम्परेचर, ठीक है। तो देखिए बी का जो टेम्परेचर, बी पॉइंट पे टेम्परेचर 961 डिग्री था, जैसे ही टेम्परेचर लो हुआ तो वो हमारे पास उसकी फेज ही बदल गई। तो इस तरह हमें पता चला कि जो हमारे पास कर्व है वो यूनिवेरिएंट है और उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है। सेम केस में अगर आप ए सी कर्व की बात करें वो भी बिल्कुल ऐसे है, बस फर्क क्या है कि बी सी के अंदर हमारे पास हम बात कर रहे थे सिल्वर की, और ए सी के अंदर हम बात कर लेंगे लेड की। तो ए पॉइंट पे जो हमारे पास लेड सॉलिड है, जबकि सी पॉइंट पे हमारे पास जो यहाँ पे जो सी पॉइंट है वहां पे हमारे पास क्या है, मेल्ट है, यानी कि सोल्यूशन फॉर्म में है सिल्वर और लेड। तो दो ही फेजेस हैं हमारे पास, दो कंपोनेंट है। रिड्यूस फेज रूल को अप्लाई करने से हमें पता चला कि दोनों कर्व की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है दैट विल इज इक्वल टू 1। अब हम बात कर लेते हैं एरियाज की। तो हमारे पास देखें जी चार एरियाज आपके सामने है, ए सी ई। एक हमारे पास एरिया है ए सी ई।
इस एरिया के अंदर कितनी फेजेस मौजूद है। तो इस एरिया के अंदर बेसिकली हमारे पास जो फेजेस जो मौजूद हैं वो हमारे पास दो फेजेस मौजूद हैं। कौन सी फेज मौजूद मौजूद है? एक तो हमारे पास लेड मौजूद है, ठीक है, सॉलिड लेड डेफिनेटली। और दूसरी हमारे पास वही अगेन मेल्ट जो हमारे पास सोल्यूशन है लेड और सिल्वर का। इसी तरह अगर बी सी एफ की बात करें तो ये भी जो हमारे पास एक एरिया है उसके अंदर भी सॉलिड लेड मौजूद है और साथ में सोल्यूशन मौजूद है लेड और सिल्वर का। अगर हम लोग अब अगले एरियाज की बात करें, ठीक है, जो हमारे पास आ रहा है सी ई जी डी। तो यहाँ पे जो हमारे पास दो फेजेस बनेंगी, एक तो सॉलिड लेड है, दूसरा हमारे पास यूटेक्टिक मिक्सचर है। यूटेक्टिक मिक्सचर का क्या मतलब हुआ कि हमारे पास जो होमोजीनियस एक मिक्सचर है जिसका सॉलिड एंड बिटवीन टू कंपोनेंट का, जो कि हमारे पास लेड और सिल्वर है, ठीक है। इसी तरह इसके अपोजिट अगर आप देख लें सी एफ डी एच, तो वहां पे हमारे पास जो अगेन सिल्वर सॉलिड है और यूटेक्टिक मिक्सचर है, ठीक है। तो यूटेक्टिक मिक्सचर बेसिकली क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ अलॉय सॉलिड एंड लेड, जिसकी आप लोगों ने देखा पर्टिकुलर कंपोजिशन है। लेकिन उस पर्टिकुलर कंपोजिशन के बाद जो रिमेनिंग चीज बचेगी वो आपके पास क्या एक्ट करेगी? एज इम्प्योरिटी या द फ्री मेटल, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने सॉलिड सिल्वर लिखा है उसका क्या मतलब है? देखें, यूटेक्टिक मिक्सचर में तो सिर्फ 2.6% सिल्वर यूज हो रहा है ना, बट हमारे पास तो परसेंटेज कंपोजिशन 100% तक है। तो जो रिमेनिंग परसेंटेज है वो एक्ट करेगी एज सॉलिड सिल्वर। इसी तरह इसका रिवर्स केस भी ऐसे है। इनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर आपने कैलकुलेट करनी है, आपको पता है अगेन हमारे पास यहाँ पे दो फेजेस है, दो कंपोनेंट है, तो वो क्या हो जाएगी? दैट विल आल्सो अ यूनिवेरिएंट। अब अगर एक हमारे पास एक और एरिया है ए बी सी, ठीक है, देखें हमारे पास ये ए है, ये बी है और सी है। यहाँ पे अगर आप बात करें तो ये हमारे पास कौन सा एरिया है? ये हमारे पास वो एरिया है जहाँ पे तमाम का तमाम मेल्ट मौजूद है, यानी कि लिक्विड फॉर्म में आपकी दोनों मेटल मौजूद है। तो दोनों एक ही फेज है, लिक्विड फेज है, यानी कि एक फेज है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी? 1 हो जाएगी। तो 2 में 1 प्लस करें 3, 3 में से 1 प्लस करें तो क्या आ जाएगा? 2। यानी कि जो आपके पास एक एरिया है ए सी बी, इसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? बिकॉज इट कंटेन ओनली वन फेज, ठीक है। और यूटेक्टिक पॉइंट पे तीनों फेजेस हमारे पास आपस में हो रही हैं, तो 3 फेज, अगर आप 3 फेज रखें, 2 कंपोनेंट लिखें, तो क्या ओवरऑल कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम निकल आएगी? 0। तो ये इससे हमें पता चल जाता है। इसको आगे फर्दर हम लोगों ने समराइज टेबल फॉर्म में किया है। कर्व में जो कर्व्स के नेम है, फेजेस, नंबर ऑफ फेजेस, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये तमाम इस टेबल में मौजूद है। आप इसको यहाँ से भी देख सकते हैं कि जो कर्व है उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है। एरियाज में जो ए सी ई और बी सी एफ में यूनिवेरिएंट है, लेकिन जो एरिया अबव ए बी सी है वो हमारे पास बाई वेरिएंट था। क्यों? क्योंकि वहां पे सिर्फ एक फेज मौजूद थी। और आपको पता है कि एज वी इंक्रीज द नंबर ऑफ फेजेस, द increase the number of phases, degree of freedom will be decreased, and as you decrease the number of phases, the degree of freedom will be increased। तो इनके दरमियान एक इनवर्स रिलेशन है। और यूटेक्टिक पॉइंट पे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? 0। ओके, सो इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो डीसिल्वराइजेशन ऑफ द अर्जेंटीनियस फेरस मेटल है, ठीक है। हम लोग के सिल्वर जो अर्जेंटीनियस फेरस लेड एक हमारे पास अलॉय होती है, और इसमें से अगर आप लोगों ने सिल्वर को सेपरेट करना है तो उसका एक प्रोसेस का नाम है दैट इज द पेंटिसन प्रोसेस, जिसके अंदर हम लोग जो लेड अलॉय है उसके अंदर से सिल्वर को रिमूव करते हैं। और वो बिल्कुल जैसे अभी हम लोगों ने एक परसेंटेज ग्राफ ड्रा किया है, ऐसे ही एक ग्राफ के जरिए की जा सकती है। क्योंकि आपको पता है कि जो हमारे पास अर्जेंटीनियस फेरस लेड है उसके पास एक स्मॉल परसेंटेज होती है सिल्वर की, और उसकी रिकवरी के लिए हम क्या करते हैं? हम इस जो लेड अर्जेंटीनियस फेरस अलॉय है इसको हीट करते हैं अबव इट्स मेल्टिंग पॉइंट। जब वो मेल्ट हो जाता है तो क्या बना देता है? वो सोल्यूशन बना देता है किसका? सिल्वर लेड का।
अब हम उसको आहिस्ता आहिस्ता कूल डाउन करते हैं, ठीक है। जैसे हम उसे कूल डाउन करते हैं तो लेड सेपरेट होता जाता है। यूटेक्टिक पॉइंट जब आता है तो वहां पे सिल्वर की कितनी अमाउंट होती है, 2.6, ठीक है। उसको हम सेपरेट करते जाते हैं। इस तरह इस प्रोसेस को बार बार रिपीट किया जाता है। रिपीट करने से क्या होता है कि जो सिल्वर की परसेंटेज है वो यूटेक्टिक पॉइंट पे देखे ना 2.6% होगी, तो उसका होगा, तो वो 0.1% है। जब हम अगेन एंड अगेन प्रोसेस को रिपीट करते हैं तो जो सिल्वर है उसकी परसेंटेज इंक्रीज होती जाती है, और इस तरह हम उसको सेपरेट आउट कर लेते हैं। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं पेटिसन प्रोसेस। So this is all about our today's lecture. Thank you very much. If you have any question, you can comment on them.